ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डेली टेस्ट को करेंगे। यह टेस्ट जो है पूरी तरीके से ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का इसमें मेहनत है, उन्होंने इस सवाल को कलेक्ट किया है। हम बस इस वीडियो को इसका डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ। आइए पहला सवाल देखते हैं। कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है? तो साइकन जंतु जो है वो पोड़ीफेरा फाइलम से आता है, साइकन पोड़ीफेरा से। एस्केरिस जो है वो निमेटोडा में आता है। और लॉक्सट जिसे टिड्डा बोलते हैं, टिड्डा जो खेत में लग जाता है किसान को हानि पहुंचाता है, वो ऑर्थोपोडा फाइलम से आते हैं। आगे देखेंगे, हॉशेन क्लेवर अथवा बॉखमान संयंत्र द्वारा किस महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ को उत्पादित किया जाता है? तो बिरंजक चूर्ण। बिरंजक चूर्ण जो हैं हॉशेन क्लेवर और बॉखमान संयंत्र द्वारा इस पदार्थ को उत्पादित किया जाता है, बिरंजक चूर्ण को। विराम स्थित वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 kg है और उस पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर वह विराम में ही रहा, परंतु 10 न्यूटन का बल लगाने पर वह गतिशील हो गया, तो गतिशील अवस्था में वस्तु से उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा? तो हमें पता है कि फार्मूला इसमें पता रखना होगा। तो हमें पता है कि F बराबर ma होता है और इसमें से हमें a का पता करना है त्वरण को। तो फोर्स हमें दिया गया है कि 10 न्यूटन का था और द्रव्यमान हमारा 5 kg है, ये दिया गया है, गुने a। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा? 10/5, उत्तर 2 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं। वृक्ष के मध्य भाग की लकड़ी जिसे साल बोलते हैं, हार्टवुड कहते हैं, काफ़ी मजबूत होता है। इसका क्या कारण है? तो ये मृत कोशिका के बने होते हैं जिनमें पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। वृक्ष के मध्य भाग में काटने के बाद आपको बीच में दिखता भी होगा, जब फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए लाया जाता है लकड़ी, तो ये जो बीच में हार्टवुड जिसे कहते हैं साल, तो ये मृत कोशिका के बने होते हैं और इसमें कोई पोषक पदार्थ नहीं होता, इसीलिए बहुत कठोर होते हैं। कांच को भूरे रंग प्रदान करने हेतु किस धातु के ऑक्साइड को मिश्रित किया जाता है? तो फेरिक ऑक्साइड को। कांच को अगर भूरा रंग हमें देना है तो भूरा रंग प्रदान करने के लिए जो है हमें फेरिक ऑक्साइड को मिश्रित किया जाता है। किसी बंद बर्तन में 12 मोल CO2 गैस संग्रहित है और बर्तन में खोलने पर 6 मोल CO2 गैस हवा में विसरित हो जाता है, तो शेष बर्तन में बचे CO2 गैस के परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आइए इसे साइड में करते हैं। ये 12 मोल शुरुआत में था और 6 मोल निकल गया, ये सिर्फ फंसाने के लिए दिए हैं। कुल मिला के बात ये है कि 6 मोल जो है हमारे पास CO2 है, ठीक है। और हमें पता है कि एवोगाड्रो, आपको पता होगा, ये जो नंबर होता है, जो 1 मोल का संख्या होता है, वो 6 × 0.002 × 10⁻23 मोल होते हैं। तो अब हमारे पास 6 मोल हैं, तो हम इसे 6 से गुना कर देंगे इस एवोगाड्रो संख्या को, तो हमारे पास लगभग 3.6 समथिंग × 10⁻23 आ जाएगा। और अब चूंकि CO2 की बात हो रही है, तो इसमें कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इसीलिए कुल मिलाकर हमारे पास हो गए 3। जब इसे 3 से गुना किया जाएगा तो ये 1.08 के समथिंग में आएगा या 09 के समथिंग में आएगा। और ये 23 जो हो जाएगा, तो ये देखिए 3.6 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 या 9 के समथिंग में जब आता है, तो हम इस पे एक और 1 पॉइंट अगर लगा देते हैं तो यहाँ पे एक और 10 बढ़ जाएगा, तो 24 हो जाएगा ये। और चूँकि पहले भी हमने जो है इसे जब 6 से मल्टीप्लाई किया था, 6 से, तो 6 × 6 36 होगा, मगर हमने यहाँ 3.6 लिया है, तो 1 पॉइंट, तो 1 10 और बढ़ेगा, तो 10⁻25 हो जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1.08396 × 10⁻25। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही
आंसर आएगा। इनमें कौन सा पौधा कीटभक्षी है? तो इनमें से कोई भी पौधा कीटभक्षी नहीं है। निम्न में कौन सी धातु सबसे हल्की धातु है? तो एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कह रही है तो जिंक, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम में से एल्युमिनियम सबसे हल्की धातु है। अब सवाल है कि 5 kg द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है, उस पर कोई बल आरोपित किया गया जिससे वह 25 सेकंड में 35 मीटर प्रति सेकंड की वेग प्राप्त कर लेता है, तो वस्तु पर आरोपित बल का मान क्या होगा? तो इसे हम हल करेंगे। तो हमारे पास m दिया हुआ है, m हमारा 5 kg है, तो 5 हो गया मेरा द्रव्यमान का मान। 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से वो चल रहा था, वो 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, और 25 सेकंड के बाद वो 35 मीटर प्रति सेकंड का वेग पकड़ लेता है। तो हम देखेंगे कि कितना अंतर है। तो 25 सेकंड में कुल बढ़ोतरी जो हुई है वो 25 मीटर प्रति सेकंड की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि हर 1 सेकंड में जो है 1 मीटर प्रति सेकंड की बढ़ोतरी हो रही थी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन जो हुआ वो 1 हो गया। तो हमें पूछा जा रहा है कि बल का मान क्या होगा, तो हमें पता है F बराबर ma होता है। हमारा m 5 दिया हुआ है, तो 5 गुने हमारा एक्सेलरेशन क्या निकला था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 5 न्यूटन। अब आगे सवाल देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन किससे निर्मित होते हैं? तो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं वो एक तरीके का प्रोटीन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है। लवण किस प्रकार के यौगिक हैं? तो वो एक आयनिक है। आयनिक। सीधे ऊपर फेंका गया एक पत्थर फेंकने वाले के हाथ में 6 सेकंड के बाद लौट आता है, तो पत्थर द्वारा प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई कितनी होगी? आइए इसे समझते हैं। कह रहा है कि ऊपर फेंका गया जो है पत्थर फेंकने वाले के हाथ में 6 सेकंड के बाद लौट जा रहा है, तो जो कुछ भी ऊंचाई गया होगा वो ऊंचाई से ही फिर वापस आया होगा। इसीलिए समय भी अगर लगा होगा तो ऊपर मैक्सिमम जाने में आधा समय लगा होगा। तो 6 सेकंड के बाद लौट के आ जा रहा है, यानी कि सिर्फ ऊपर जाने में 3 सेकंड का समय लगा होगा, फिर नीचे आने में उसे 3 सेकंड का समय लगा होगा। ऐसा हम कह सकते हैं। तो फिर अगर हमें दूरी निकालना हो तो आपको दूरी का फार्मूला पता होना चाहिए कि s बराबर जो होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर या gt स्क्वायर जो भी ले लें। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा, इसीलिए हमने gt स्क्वायर लिखा। उसके बाद हम दूरी से निकालेंगे तो प्रारंभिक वेग, आपको पता है कि पत्थर को शुरुआत में फेंका जा रहा है, प्रारंभिक वेग कुछ भी नहीं होगा, यानी 0 हो जाएगा। तो s बराबर हमारा 0 मल्टीप्लाई t, ये तो ख़त्म हो गया। तब हमारा क्या हो जाएगा हाफ, और g को हम यहाँ पे 10 मान लेते हैं, बाद में देखेंगे अगर लगभग में आता है आंसर 9.8 होता है जी, आपको पता होगा, मगर 10 में आसानी रहती है इसीलिए हम पहले 10 को मान के देखते हैं क्या आता है आंसर। उसके बाद हम अगर पॉइंट में कुछ आ जाता है तो 9.8 रख लीजिएगा। तो 10 इंटू t हमारा 3 सेकंड है, इसीलिए 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो क्या हो गया इसका आंसर 10 गुने 9 90 अब बटा 2 क्या हो जाएगा 45। ठीक है, यही आंसर है। तो 45 मीटर हमारा ऊपर वो पत्थर गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया 45 मीटर। इनमें किस श्रेणी में मनुष्य आता है? तो यूरियोटेलिक में आता है। यूरियोटेलिक में आता है मनुष्य जो है, क्योंकि वो जो उत्सर्जन करते हैं वो यूरिया उत्सर्जन करते हैं। संवहन बंडल जिसमें जाइलम केंद्र की ओर और फ्लोएम बाहर की ओर होता है तथा दोनों के बीच कैम्बियन भी होता है, उसे क्या कहते हैं? कह रहा है संवहन बंडल है जिसमें जाइलम केंद्र की ओर और फ्लोएम बाहर की ओर है तथा दोनों के बीच कैम्बियन भी हैं, तो उसे हम कोलेट्रेलर ओपन कहते हैं। कोलेट्रेलर ओपन। एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य 0.6 मीटर है और इसकी आवृत्ति हमें दिया हुआ है 512 Hz।
तो इस ध्वनि तरंग का चाल हमें पूछा जा रहा है, ध्वनि तरंग का चाल क्या होगा। तो हमें पता है कि तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में क्या संबंध है। एक फार्मूला होता है v बराबर n और लेमडा, लेमडा इसे बोलते हैं, इसे तरंग दैर्घ्य को दर्शाते हैं। v हमारा हो जाता है यहाँ पे वेग हो गया, वेलोसिटी हो गया, और हमें यही पूछा भी जा रहा है कि तरंग का चाल क्या होगा। तो n यहाँ पे क्या होता है, n जो होता है आवृत्ति से है, तो आवृत्ति हमें hz में लिखते हैं, तो इसलिए hz हमें दिया हुआ है 512 गुने हमारा तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है 6/10, क्योंकि पॉइंट में है। तो जब हम इसे पॉइंट में लिख देते हैं 51.2 हो गया, तो 51.2 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, 72 और एक पॉइंट है तो एक पॉइंट लगा देना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। निम्न में कौन सा हार्मोन घायल ऊतक में उत्पन्न होकर कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और जिससे घाव भरने में मदद मिलती है। सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन यह एक हार्मोन होता है। सोमेटोस्टेटिन जब कोई ऊतक घायल हो जाता है, जैसे चोट लग गया तो वहाँ पे वो काला काला हो जाता है बॉडी पे, तो फिर उससे यही हार्मोन जो है सोमेटोस्टेटिन उत्पन्न होता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और धीरे धीरे घाव को भरने में मदद मिलती है। ये जैसे चोट लग गई तो वहाँ पे तो फिर एक नया स्किन आना रहेगा। जैसे चोट लगी वहाँ पे खून बह गया, गड्ढा हो गया, तो वहाँ पे एक नया स्किन आना है, वहाँ पे मांस को भरना है। तो उसे बनाने के लिए फिर जो नया बनाने के लिए क्या होता है बॉडी में, सेल डिवीजन होता है। तो कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन करेगा, कौन सा हार्मोन, तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन उसे प्रेरित करेगा। 17 नंबर देखेंगे कि CuSO4 प्लस Fe और FeSO4 प्लस Cu इस अभिक्रिया में कौन सा अबकारक है। तो इसमें लोहा जो हो गया Fe वो अबकारक हो जाएगा। 220 वोल्ट के लाइन में कोई विद्युत हीटर कितनी धारा प्रभावित करेगा यदि गर्म अवस्था में हीटर का प्रतिरोध 50 ओम है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, हमें क्या पूछा जा रहा है, कितनी धारा प्रवाहित करेगा, धारा। तो I हमें निकालना है। I बराबर क्या होता है V/R। V हमें क्या दिया हुआ है 220 वोल्ट, 220/R। रजिस्टेंस क्या है 50 ओम है। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 4.4 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा आंसर 4.4 एम्पियर। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक आकलन के अनुसार 2050 तक विश्व की कितनी आबादी जल संकट से गुजर रही होगी। तो 40% आबादी 2050 तक जो है विश्व में जल संकट से गुजरेगी। निम्नलिखित में कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प भी है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाइट्रोजन इसमें नहीं आएगी। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व पिच जो होता है वो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। अच्छा, पिच में और लाउडनेस में दोनों में अंतर होता है। लाउडनेस का अगर आपको पूछा जाए कि स्त्री और पुरुष की आवाज़ में किसका आवाज़ ज़्यादा लाउड है, तो पुरुष का आवाज़ ज़्यादा लाउड होगा क्योंकि वो ज़्यादा गर्जन सुनाई देगा। मगर पिच का सीधा सीधा संबंध आप कह सकते हैं कि जिसका आवाज़ जितना ज़्यादा पतला है, तीक्ष्ण है, उसका पिच उतना ज़्यादा है। इसीलिए एक सवाल भी बनता है कि शेर का गर्जन और मच्छर की भनभनाहट में किसका पिच ज़्यादा है। तो शेर का लाउडनेस ज़्यादा हो सकता है मगर उसका आवाज़ पतला नहीं हो सकता है मच्छर के जितना, और मच्छर जो भनभनाता है वो बहुत पतला रहता है। तो जितना ज़्यादा पतला वो उतना ज़्यादा पिच उसका ज़्यादा है। तो महिला की आवाज़ तो पतला होता है पुरुष की तुलना में, इसीलिए पुरुष की तुलना में पिच महिला का ज़्यादा हो जाएगा। कुछ पौधे में उपचर्म जैसे कि छाल पर मोम की तरह जम जाती है, जिसे क्या कहते हैं, तो ब्लूम कहते हैं। कुछ पौधे में छाल जो है मोम की तरह जम जाता है, उसे ब्लूम बोला जाता है। सीटी स्कैन और MRI का विकास कभी भी मेडिकल क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि किस लिए किया गया था। तो सीटी स्कैन MRI आज जो मेडिकल क्षेत्र में यूज हो रहा है उसे लोग करवाते भी हैं, वो चंद्र सतह का चित्र लेने के लिए बनाया गया था। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के कितने मोल होंगे। आइए समझते हैं इसे कैसे निकालेंगे।
कैल्शियम कार्बोनेट कह रहा है, यानी कि CaCO3 में हमें कैल्शियम के कितने मोल हैं ये हमें निकालने हैं, ठीक है। तो 10 ग्राम हमें दिया गया है। तो हमें जब मोल की संख्या निकालनी होती है तो मोल की संख्या होती है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ठीक है, मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान हमें कितना दिया गया है, द्रव्यमान हमें दिया गया है 10। अच्छा, मोलर द्रव्यमान अब हम कैसे निकालेंगे? तो मोलर द्रव्यमान जो होता है कि जो हमें दिया गया है इसका सभी का द्रव्यमान हमें जोड़ना होगा। जैसे कैल्शियम का कितना होता है द्रव्यमान, तो 40 होता है। फिर कार्बन का कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, लगभग डबल सबका होता है, लगभग कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि सब डबल ही हो, तो लगभग डबल होता है। तो कार्बन का 6 तो इसका हो जाएगा 12, और प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा 16। मगर यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो टोटल हो जाएगा 48। तो 48 2 50 10 60 40 100। तो 100 10 बटे 100 जब हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 0.1। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 मोल। किस उद्योग के कर्मचारी को श्वास संबंधी विकार न्यूमोकॉनियोसिस हो जाता है? तो कोयला उद्योग में जो काम करते हैं उसे न्यूमोकॉनियोसिस हो जाता है। 26 नंबर में आएंगे हम। मानव शरीर में तंत्रिका तथा मस्तिष्क के बीच योजक कॉर्ड का कार्य कौन करता है? तो मेरुरज्जु, जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो मानव शरीर में जो तंत्रिका है हमारा और मस्तिष्क दोनों के बीच में योजक का जो कनेक्टिंग ट्रंक का काम कौन करता है? तो वो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड करता है। निम्नलिखित कथन पे हमें विचार करना है कि कौन सा सही है। तो श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का उपयोग होता है? तो बिल्कुल होता है। अब ग्लूकोज के अभाव में पौधे तथा जंतु दोनों में ही श्वसन संभव नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, हाँ, ग्लूकोज के अभाव में जब होता है श्वसन क्रिया तो वो कुछ और उत्पाद करते हैं। जैसे ऑक्सीजन के अभाव में होता है तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, तो उसी तरीके से। निम्न में किसका मिलान सही है? तो मायोलॉजी जो है बाह्य आकृति और बाह्य संरचना का अध्ययन है, ये बात सही है। निम्न में कौन सुमेलित हैं? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, वनस्पति शास्त्र का थियोफ्रेस्टस है, और चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। तीनों ही सही हैं। लेशिथीन क्या है? एक लिपिड है, वसा। लेशिथीन क्या है? एक वसा है, लिपिड। निम्न कथन पर हमें विचार करना है कि सही उत्तर हमें चुनना है इसमें से। तो मूलांकुर से विकसित जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। तो यह बात सही है कि मूलांकुर से विकसित जड़ को मूसला जड़ कहा जाता है। और मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित जड़ जो होंगे वह अपस्थानिक जड़ कहलाता है। ये दोनों ही बातें सही है। अब कहे किसका मिलान गलत है, तो हमें सही जानना है। तो लीची में जो हम लोग खाते हैं वो खाने योग्य भाग क्या है? तो एडिल है। और नारियल जो है, नारियल में भ्रूणपोष खाते हैं। और बेर जो है, बेर में मध्य फल भित्ति खाते हैं। इसका उत्तर 32 का जो है हमें थोड़ा रॉन्ग लग रहा है। यह जो हमने उत्तर लिया है यह ज्ञान बिंदु के जो दिए गए हैं उत्तर उसमें से लिया है, मगर ऐसा देखा गया है कि इनका जो बाहर में जो भी PDF वायरल होता है उनमें ये खुद भी बोले हैं कि हम जानबूझ के भी 1-2 का उत्तर गलत देते हैं। तो हमें जो लग रहा है काजू का बीज पत्र ये तो सही ही होता है। बेर का मध्य फल भित्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि मध्य फल भित्ति उसे कहते हैं जो मीसोकार्प होता है मध्य फल भित्ति, जो कि बीज और एपीकार्प के बीच में होता है। एपीकार्प बोलते हैं छिलका को, मगर हम बेर का मध्य फल भित्ति मीसोकार्प और एपीकार्प दोनों खाते हैं, क्योंकि उसका हम छिलका छील के नहीं फेंकते हैं। तो इसमें से गलत हो जाएगा बेर मध्य फल भित्ति, क्योंकि काजू का बीज पत्र ही खाया जाता है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है कह रहा है? तो आम मैंजीफेरा इंडिका सही है। चाय का थिया साइनेंसिस ठीक है। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम सही है। कॉफ़ी का गॉसिपियम गलत है। कॉफ़ी का क्या होगा कमेंट में आप लोग बताइएगा। 34 में देखते हैं, लाइकेन तथा मॉस सही उत्तर चुनना है। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है, बिल्कुल सही बात है। लाइकेन शैवाल तथा कवक का सहजीवी है, बिल्कुल सही है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग होता है। डीएनए के एक चक्कर की लंबाई कितनी होती है? तो 34
एंगस्ट्रम, ठीक है। डीएनए के एंगस्ट्रम जो है तरंगदैर्घ्य को जो मापते हैं एंगस्ट्रम में मापते हैं, और एंगस्ट्रम बहुत छोटी इकाई होती है माप की, 10⁻⁻10 मीटर होता है इसका लंबाई एक एंगस्ट्रम का। तो डीएनए के एक चक्कर की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रम का होता है। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो जब हम सिर्फ ऊंचाई पे पकड़े रखे हुए हैं और थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं जा रहे हैं तो वो कार्य जो शून्य हो जाएगा फिजिक्स के नज़र में, ठीक है। 20 केजी के लोहे के गोला को 10 केजी के एल्युमिनियम के गोला को किसी मीनार पर से गिराया जाए। जब गोला पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर है तब उनका त्वरण समान रहेगा, ठीक है। चाहे वो 20 केजी का लोहा हो या 10 केजी का लोहा हो, जब वो किसी मीनार से स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो उसमें उसका मास का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो जब गोला पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर तक है तो उसका त्वरण दोनों का समान ही होगा। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता 1 सेकंड में जो गुजरी, तो प्रति सेकंड जो गुजर रही है ध्वनि ऊर्जा, उसे ही तो ध्वनि की तीव्रता कहेंगे। निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो लोहा। लोहा जो है ये एक ऐसा धातु है जो ठंडा और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है। 1 मोल H2SO4 में S की मात्रा कितनी होती है? तो ये आपको तो बताया गया था निकालने के लिए कि 1 मोल को कैसे निकालते हैं। H का 2 हाइड्रोजन है, फिर सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, तो इस तरीके से इसका निकाल के उसे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, जो द्रव्यमान दिया गया रहता है निकल जाएगा। इसका हो जाएगा 32.65। पहाड़ पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो पहाड़ पर जो है ऊपर जाने पर दबाव क्या होता है? कम होता है, इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही पहाड़ का पानी उबलने लगता है। पाइसन का अनुपात केवल ठोस के लिए होता है। पाइसन का जो अनुपात होता है वो केवल ठोस के लिए होता है। वर्णनधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो वर्णनधता अगर किसी को हो गया है वो किसी भी लेंस से दूर नहीं हो सकता है, ठीक है, इसीलिए इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं है। वस्तुओं का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन। वस्तुओं का जो आवेशन होता है वो स्थानांतरण किसके फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने हेतु अभिकारक को सक्रिय तथा उत्तेजित अवस्था में लाने हेतु अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती ऊर्जा की। यह ऊर्जा क्या कहलाता है? तो सक्रियन ऊर्जा। रासायनिक अभिक्रिया जब शुरू होता है उसे शुरू करने के लिए अभिकारक जो होते हैं उसे एक्टिव करने के लिए, उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए जो है अतिरिक्त ऊष्मा का आवश्यकता होता है। यह ऊर्जा ही सक्रियन ऊर्जा कहलाता है। पौधे में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन का पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो F.W. वेंट ने। पौधे में जो वृद्धि हार्मोन है उसका पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लगाया? F.W. वेंट ने। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास भी कहते हैं? फियोफाइसी। फियोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं उसे समुद्री घास कहा जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र पता करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो जीवाश्म। जीवाश्म का जो उम्र पता करना रहता है उसके लिए रेडियो कार्बन डेटिंग है। और चट्टान वगैरह का जो है उम्र ज्ञात करने के लिए जो है यूरेनियम डेटिंग होता है। पृथ्वी का उम्र ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करना है, तो जो सही है उसे जानिए। टेलीफोन एजी बेल यानी कि ग्राहम बेल, टेलीविज़न का जेएल बेयर्ड, स्टीम इंजन का जेम्स वॉट, और डायनामाइट का किसने किया है? तो आपको पता होगा इसके नाम पे एक पुरस्कार भी दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो 1866 में जो है 1866 में अल्फ्रेड नोबेल ने जो है इसकी खोज की थी डायनामाइट की।